अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिसेस सीमा। आज हम एक नया थ्योरम प्रूव करेंगे लीनियर ऑपरेटर का। जो हम लीनियर ऑपरेटर की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं उसी का नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को लास्ट तक ऑनलाइन देखा करें। हमारा आज का थ्योरम है लेट टी फ्रॉम एन टू एम बी अ बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर एंड डायमेंशन ऑफ एन इज इक्वल टू एन। क्या कह रहा है कि जो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है उसमें दो लीनियर स्पेसिस कौन सी हैं, एन और एम। एन से एम तक लीनियर ऑपरेटर है और वो ऑपरेटर क्या है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव ऑपरेटर वो होता है जिसमें वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, मीन्स जिसमें पूरी कोडोमेन यूज़ हो रही है। इसकी बहुत सारी डिटेल्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में दी हुई है क्योंकि उन थ्योरम में इसका बहुत अच्छे से यूज़ होता है बाइजेक्टिव वर्ड का। लेकिन इस थ्योरम में इसका इस कदर यूज़ नहीं है बाइजेक्टिव का। मीन्स अगर यहाँ पे बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर को बाइजेक्टिव नहीं भी लिखता ना तो भी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं था। मज़ीद अगर जहाँ पे इसका यूज़ हुआ मैं उसको मज़ीद डिटेल बता दूँगी कि बाइजेक्टिव क्यों कह रहा है। वैसे सिंपल वर्ड्स में बाइजेक्टिव इसलिए कह रहा है, बाइजेक्टिव जब हमने इन्वर्स लेना होता है, जब हम एम से एन की तरफ आएंगे तो एम के हर एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद हो एन में, इसलिए बाइजेक्टिव लिखते हैं को वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, मीन्स उसकी पूरी कोडोमेन यूज़ हुई हो, एम का कोई भी एलिमेंट बाकी ना बचे। यानी कि जब भी हम एम के एलिमेंट्स को पकड़ें तो एम के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास एन में प्री इमेज मौजूद हो। सिर्फ ये बात होती है बाइजेक्टिव के लिए, इसलिए वो लिखता है कि ये बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर है। अगर वो बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर ना लिखे तो जहाँ भी फिर हमें इन्वर्स प्रूव करने की ज़रूरत हो या कोई ऐसी चीज़ प्रूव करनी हो तो फिर वहाँ पहले हम बाइजेक्टिव प्रूव करेंगे। अगली बात देखते हैं, वो क्या कह रहा है कि ये जो दो नॉर्म्स लीनियर स्पेसिस ली हैं उसने, इन दोनों लीनियर स्पेसिस की एन की डायमेंशन कितनी उसने बता दी है, एन। कहते हैं ये जो फर्स्ट वाली लीनियर स्पेस एन है, पहले तो उसने इस लीनियर ऑपरेटर टी का बताया कि ये क्या है, बाइजेक्टिव। सेकेंडली बताता है कि ये वाली जो लीनियर स्पेस एन है इसकी डायमेंशन कितनी है, एन, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन। अब कहते हैं देन एम आल्सो हैज़ डायमेंशन एन। नेक्स्ट हमने क्या करना है, उसने कितनी चीज़ें हमें दे दी है, उसने हमें इस वाली लीनियर स्पेस की दे दी है डायमेंशन। कहते हैं आप लोग इसकी मालूम करो और बताओ कि इसकी भी उतनी ही डायमेंशन है। अब देखिए यहाँ पे बाइजेक्टिव के वर्ड का यूज़ आ गया कि अगर ये बाइजेक्टिव होगा तो ही इनके दरमियान वन वन मैपिंग होगी, तो जब भी इसकी डायमेंशन एन है तो फिर इसकी डायमेंशन भी एन हम प्रूव कर सकेंगे। अगर ये बाइजेक्टिव थ्योरम नहीं होता तो यहीं पे हमें थोड़ा डाउट हो जाता कि आया कि इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स सेम है या नहीं है, तो पहले हम बाइजेक्टिव प्रूव करते। फिर अब हमने सिर्फ कितनी बात प्रूव करनी है, एम की डायमेंशन प्रूव करनी है। देन से पहले जो बात उसने बताई है वो उसने हमें गिवन है, वो उसने बता दिया है कि ये वाली चीज़ है, अंडरस्टूड है। जो देन के बाद स्टेटमेंट है वो हमने प्रूव करनी है कि हमने एम की डायमेंशन प्रूव करनी है कि एम की भी डायमेंशन कितनी है, एन। होप सो आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जिन स्टूडेंट को तो डायमेंशन का पता है वेरी गुड, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए हम पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। अगर आपको वो डेफिनेशंस अच्छे से समझ आ गई तो आपका थ्योरम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए पहले डायमेंशन का कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है। हम चलते हैं, कुछ बेसिक 3 डेफिनेशंस हम करेंगे जो कि इस थ्योरम में यूज़ होंगी। सबसे पहले देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या चीज़ होती है, मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि अगर आपको जब पेपर में लिखनी होती है, किसी को समझानी होती है तो आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी होती है। अदरवाइज इसमें जो मेन बात है हम सिर्फ उसी पे जोर देंगे। आपको सिर्फ आपके माइंड में वो मेन चीज़ होनी चाहिए जो यहाँ पे लिखी गई है। सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट की सिर्फ इतनी मेन उसमें जो बात होती है सिर्फ ये है। देखते हैं जी, कहते हैं लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और उसकी फील्ड क्या है, एफ। एफ मीन्स यहाँ पे आर भी हो सकती है और सी भी, मीन्स रियल लाइन भी और कम्प्लेक्स नंबर्स भी, इन दोनों में से कोई भी फील्ड यूज़ कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे जब वो वेक्टर स्पेस की बात कर रहा है, इट डजंट मीन कि यहाँ पे सिर्फ वेक्टर स्पेस ही हम वी ही ले सकते हैं। यहाँ पे लीनियर स्पेस भी हो सकती है, किसी भी स्पेस की बात कर सकते हैं जिसके लिए हमने कोई एक सेट लेना है। यहाँ पे हमने वेक्टर स्पेस लिए तो यहाँ पे हमने वेक्टर्स का एक सेट ले लिया है। जो भी स्पेस लेंगे उसके एलिमेंट्स का एक सेट ले लेंगे जिसको हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। बेसिकली हमने इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर एफ। कह रहा है ये वाला जो वेक्टर्स का सेट है इसको हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर द फील्ड एफ।
एफ मीन्स रियल नंबर्स पे या कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। इफ़ के बाद वाली जो बात है, ये वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए। उससे पहले तो वो सारी सिंपल बात लिख रहा है वैसे ही। अब ये वाले जो वेक्टर्स हैं और फील्ड के एलिमेंट्स लिए हैं हमने A1 A2 A3, ये वेक्टर्स के एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस में से और फील्ड में से स्केलर्स A1 A2 A3 सो ऑन AM। अब हमने इनका लीनियर कम्बिनेशन बना लिया है, A1 V1 A2 V2 प्लस AM VM सो ऑन इज़ इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन बनाया, उनको ऐड किया और इक्वल टू 0 प्रूव करना है। फॉर ऑल AIs इज़ इक्वल टू 0 मीन्स इसमें सारे स्केलर्स जो हैं वो सारे स्केलर 0 हों, इनमें से कोई एक सिंगल स्केलर भी जो नॉन ज़ीरो ना हो, मीन्स कोई भी A2 A3 या A4 A10 कोई भी नॉन ज़ीरो ना हो, सारे स्केलर्स 0 हों, तब ये इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। देन वी से डैट सेट, हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट कहना किसको है, इन वेक्टर्स के सेट को। ये जो एलिमेंट्स का सेट लिया है इनको हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, लेकिन इनका कम्बिनेशन किसके साथ लेना है, स्केलर्स के साथ। देन वी से डैट V1 V2 सो ऑन VM इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आ गया है। सिंपल सी बात थी, वेक्टर स्पेस ली, उसके एलिमेंट्स का एक सेट लिया, उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है, उनका लीनियर कम्बिनेशन स्केलर्स के साथ बनाया। अगर सारे स्केलर्स 0 होंगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर कोई एक स्केलर भी नॉन ज़ीरो हुआ तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ये हमने फील्ड ले ली R, यहाँ पे ऊपर हम फील्ड की ही बात कर रहे थे ना बार बार कि किस फील्ड पे बात कर रहे हैं, हमने फील्ड ले ली रियल लाइन। अब रियल लाइन लिए हमने फील्ड और वेक्टर स्पेस के 3 वेक्टर्स ले लिए हैं, 3 सेट ले लिए, V1 V2 और V3। V1 की वैल्यू किस टाइप की है, 1 0 0, R 3 डायमेंशन है इसलिए ये देखें 1 0 0 3 वैल्यूज़ मीन 3 डायमेंशनल। V2 की वैल्यू 0 1 0, 2 है तो सेकंड पे 1, 3 है तो थर्ड पे 1। अब ये हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स था जिसका हमने लीनियर कम्बिनेशन बनाना है स्केलर्स के साथ। A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 इक्वल टू 0। सेम वही बात लिखी जो हमारे पास डेफिनेशन में थी। A1 V1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू 1 0 0, V2 की V3 की जगह, इन तीनों की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। यहाँ से A1 की वैल्यू भी 0, A2 की भी 0 और A3 की भी 0, तीनों स्केलर्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। यही चीज़ हमने डेफिनेशन पे पढ़ी थी, फॉर ऑल AIs इज़ इक्वल टू 0 I फ्रॉम 1 to M, यानी कि तमाम स्केलर्स की वैल्यू 0 हो। यहाँ पे भी यही है कि तमाम स्केलर्स की वैल्यू 0 है। अगर इनमें से कोई एक स्केलर भी नॉन ज़ीरो रह जाता तो ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता बल्कि लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता। अब सारे स्केलर्स 0 हैं तो ये वाला सेट ऑफ वेक्टर्स जो था V1 V2 V3 ये हमारे पास क्या हो गए हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम लिख सकते हैं कि सेट ऑफ V1 V2 V3 इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट की एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास बेसिस। बेसिस क्या चीज़ है, अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स स्पैनिंग अ वेक्टर स्पेस V इज़ कॉल्ड अ बेसिस फॉर V। क्या कह रहा है कि एक ऐसा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, जैसे हमने अभी एग्जांपल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की एक एग्जांपल प्रूव किया, उसमें V1 V2 V3 क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का एक सेट था। कह रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का एक ऐसा सेट जो कि स्पैन करता है वेक्टर स्पेस V को, इज़ कॉल्ड बेसिस फॉर V। सिंपल सी बात है, बेसिस में क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है जो कि होल स्पेस को जनरेट कर रहा होता है। थ्योरम में भी हमारा यही बेसिस का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। जब भी बेसिस की बात आए हमारे पास एक ऐसा सेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और होल स्पेस को जनरेट करे। होल स्पेस को जनरेट करने का मतलब है कि उसके एलिमेंट्स को जनरेट करे, वो क्या कहलाती है, बेसिस। इसकी भी हम एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो। यहीं पे हमने वही एग्जांपल ली, E1 E2 और E3, ये 3 हमने वेक्टर्स ले लिए हैं, स्पैन R3। अब ये तीनों वेक्टर्स पीछे हमने देखा है कि ये R3 इनकी 3 डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशनल है ये, तो ये R3 को जनरेट कर रहे हैं ये, और ये हमने ये भी प्रूव कर लिया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो बेसिस में 2 ही बातें वो कहता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैनिंग। ये सिर्फ बेसिस में 2 बातें याद रखनी है, एक ऐसा सेट
जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और होल स्पेस को स्पैन करे। तो यही बात हमने एक एग्जांपल ली, जो ये 3 डायमेंशनल स्पेस थी जो कि R3 को स्पैन भी कर रही थी और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का एक सेट है। तो हमने कह दिया E1 E2 3 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3। ये वाला जो सेट है ये हमारे पास R3 की बेसिस है और इन्हीं को हम R3 की स्टैंडर्ड बेसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या चीज़ है? सिंपली बात है, जब भी डायमेंशन की बात हो, डायमेंशन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कार्डिनैलिटी किसकी, बेसिस की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। द डायमेंशन ऑफ अ लीनियर स्पेस, ज़रूरी नहीं है लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस, लीनियर स्पेस, या जिस चीज़ की भी डायमेंशन मालूम करनी है, डायमेंशन का मतलब है कि उसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, डैट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस। जैसे ये देखिए ऊपर R3 की एग्जांपल हमने देखी है, ये 3 डायमेंशनल थी ना, तो इसमें नंबर ऑफ इसकी बेसिस, ये इसकी स्टैंडर्ड बेसिस थी और इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, तो इसकी बेसिस कितनी है 3, यानी कि इसकी डायमेंशन इसकी, इसीलिए तो हम इसको कहते हैं कि R3 यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस है ये। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस इज़ कॉल्ड द डायमेंशन। जब भी डायमेंशन मालूम करने की बात हो तो हमने सिर्फ उसकी बेसिस बतानी है। थ्योरम की तरफ वापस आते हैं। थ्योरम में भी हमने क्या प्रूव करना था, m की डायमेंशन प्रूव करनी है। तो डायमेंशन प्रूव करने के लिए वही जो अभी हमने डायमेंशन देखी, डायमेंशन की डेफिनेशन देखी है कि हमने बताना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। मीन्स हमने बताना है कि अगर n की डायमेंशन में n एलिमेंट्स थे तो m की डायमेंशन में भी n एलिमेंट्स ही होंगे, यानी कि उसको जनरेट करने वाले एलिमेंट्स भी n है। हमने बेसिस में एलिमेंट्स की तादाद बतानी है और बेसिस में क्या चीज़ होती है, एक ऐसा सेट जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और होल सेट को जनरेट करता है, यानी कि एक ऐसा सेट लेंगे जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और m को जनरेट करेगा। वो क्या होगा, m, और उसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, n। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब जो चीज़ हमें गिवन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। सपोज डैट टी इज़ बाइजेक्टिव। हमने सपोज कर लिया कि जो बात उसने हमें कही हुई थी थ्योरम में, स्टेटमेंट में, कि टी जो है बाइजेक्टिव है और उसकी डायमेंशन n की डायमेंशन कितनी है, n। वही बात हमने लिखी कि हमने सपोज कर लिया टी बाइजेक्टिव है और n की डायमेंशन n है। वी हैव टू शो डैट। अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ m इज़ इक्वल टू n, यानी कि m की डायमेंशन भी n है। तो अगर ये बाइजेक्टिव होंगे तो ही इन दोनों की डायमेंशंस इक्वल हो सकती हैं। अगर यहाँ पे बाइजेक्टिव का वर्ड ना यूज़ करता तो पहले हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना था, उसके बाद हम डायमेंशन की तरफ आते। अब जो चीज़ गिवन है, लेट कर लिया कि अगर n की डायमेंशन n है तो इट्स मीन उसकी नंबर ऑफ बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। ये b उसकी बेसिस का सेट है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, en। तो जब भी n की बेसिस जो है वो स्मॉल n है, यानी कि उसमें n एलिमेंट्स हैं, इज़ अ बेसिस ऑफ n। वो शो डैट। अब हमें ये शो करना है कि जो m है उसकी बेसिस ये हैं, TE1 TE2 TEN सो ऑन TEN, क्योंकि अगर ये वाली n की बेसिस थी और n के ऊपर जब t ऑपरेटर अप्लाई हुआ है तो वो ये m की बेसिस फिर ये वाला सेट बन गया। अब हमने इस सेट को, वो जो हमारे पास बेसिकली एक सेट होता है जिसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करते हैं और जिस पे हम सारा काम करते हैं, वो ये सेट हमने ले लिया m की बेसिस का। इसको अब हमने प्रूव करना है कि ये m की बेसिस हैं। लेकिन ये सेट कहाँ से आया, मैं रिपीट कर देती हूँ, ये सेट कैसे आया, क्योंकि ये तो n की बेसिस का सेट था और इन्हीं बेसिस के ऊपर जब ऑपरेटर t अप्लाई हुआ, जब हम वैसे भी करते हैं n के एलिमेंट्स लेते हैं, n के एलिमेंट्स पे ये t अप्लाई करते हैं तो आंसर किस में जाता है, m में। इसी तरह अगर इस n की बेसिस E1 E2 सो ऑन En है तो इनके ऊपर जब t ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा तो वो किसकी बेसिस बन रही होंगी, m की। तो इसलिए m की बेसिस का सेट हमने इस टाइप का लिया है। अब इस वाले सेट को जब हमने m की बेसिस प्रूव करना है तो हमने दो काम करने हैं, सिर्फ ये बातें याद रखनी है। जब भी किसी सेट को डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमने एक n एलिमेंट्स का सेट ले लिया, हमने उसकी डायमेंशन कितनी प्रूव करनी है, n एलिमेंट्स का सेट लिया। अब इस सेट में हमने दो बातें प्रूव करनी है। एक तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और सेकेंडली ये m को जनरेट कर रहा हो, इस m को जिसकी ये बेसिस है, इसको जनरेट करने का मतलब है कि इसके एलिमेंट्स को जनरेट करे। ये मैंने साथ में लिख दिया इसलिए कि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि इस पे हमने कौन से दो काम करने हैं। एक तो हमने ये प्रूव करना है कि B* लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सेकेंडली इस सेट का
कम्बिनेशन बनाएंगे हम स्केलर्स के साथ और वो स्पैन करेगा एम को स्पैन करने का मतलब है एम के एलिमेंट्स को स्पैन करेगा। एम के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? वाई टाइप के। मीन्स ये इस तरह का लीनियर कम्बिनेशन वाई के इक्वल होगा। मज़ीद ये हम प्रूव करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये सिर्फ ये दो बातें हमने अब प्रूव करनी है इसको बेसिस प्रूव करने के लिए। टू शो डैट, अब फर्स्ट वाली चीज़ प्रूव करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। टू शो डैट बी स्टेरिक इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, बी स्टेरिक को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम उसका लीनियर कम्बिनेशन बना लेते हैं स्केलर्स के साथ। यहाँ पे A1 A2 सो ऑन AN हमने ये स्केलर्स ले लिए हैं और इनको बी स्टेरिक के साथ इनका लीनियर कम्बिनेशन बना लिया है। अब इनको समिशन की फॉर्म में लिख लें। समिशन में हम इस 1 2 को सो ऑन n तक शो करने के लिए हमने I यूज़ कर लिया। I फ्रॉम 1 to n इज़ इक्वल टू 0। सिंपल जस्ट हमने इसको समिशन की फॉर्म में लिखा है और ये वाली चीज़ हमने डेफिनेशन से लिखी है। हमें पता है लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन में हम यही वाली चीज़ लिखते थे जिसमें हम सारे स्केलर्स को ज़ीरो प्रूव करते थे कि अगर सारे स्केलर्स ज़ीरो होंगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमने वैसा ही एक रिलेशन बना लिया, इसी रिलेशन को हमने समिशन की फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पे हम टी की बात करते हैं, जो चीज़ हमें गिवन है हम बार बार उसी की सपोर्ट से नेक्स्ट प्रूव करते हैं। हमें टी गिवन है कि टी लीनियर ऑपरेटर है। अगर टी लीनियर ऑपरेटर है फॉर सम स्केलर्स तो हम टी को बाहर लिख लेंगे। लीनियर ऑपरेटर में यही किया जाता है ना कि जब लीनियर ऑपरेटर इस तरह लिखा होता है तो उसको हम स्केलर्स को बाहर निकाल के लीनियर ऑपरेटर को वेरिएबल्स के साथ लिख देते हैं। तो यहाँ ये इस फॉर्म में लिखा हुआ था तो हम लीनियर ऑपरेटर टी को बाहर निकाल देंगे। ये यहाँ पे मैंने साथ में उसका रेफरेंस भी दे दिया किस तरह हम ये काम करते हैं। सिंस टी इज़ बाइजेक्टिव, अब ये इस बात से टी के लीनियर होने की वजह से हमने इसको स्केलर से बाहर निकाल दिया है, होल सेट से बाहर लिख दिया है। अब हमें पता है कि टी जो है वो बाइजेक्टिव है। तो जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो अगर उनके इमेजेस इक्वल होते हैं, इधर टी ऑफ एक्स है तो इट्स मीन यहाँ पे भी हम सपोज कर सकते हैं टी ऑफ ज़ीरो है। जब इमेजेस इक्वल होते हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन में। तो टी के बाइजेक्टिव होने की वजह से अगर ये इमेजेस इक्वल हैं तो ये वाला सेट भी यानी कि ये एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो हम इस चीज़ को x के ज़ीरो के इक्वल लिख सकते हैं। इस बात से बाइजेक्टिव होने की वजह से हमने इस चीज़ को ज़ीरो के इक्वल लिखा है। अगर ये वाली चीज़ हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ गई है वीडियो में थोड़ी नज़र नहीं आ रहा था तो इसलिए दोबारा अगर यहाँ पे देखें, सिंस टी इज़ लीनियर, टी के लीनियर होने की वजह से हमने इस चीज़ को इसमें से टी को बाहर निकाल लिया और टी इज़ बाइजेक्टिव और बाइजेक्टिव होने की वजह से हमने उसको ये इस फॉर्म में लिख दिया है। यानी कि उसके एलिमेंट्स अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। अब हम फिर उसी चीज़ को देखते हैं जो हमें गिवन थी। हमने गिवन था कि बी क्या है, बेसिस है एन की। अगर बी बेसिस हैं तो इट्स मीन वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो उनमें मौजूद सारे स्केलर्स क्या है, ज़ीरो। हमने उस बात की सपोर्ट ली है कि अगर बी बेसिस हैं तो वहाँ पे मौजूद, इट्स का मतलब है कि वहाँ पे मौजूद सारे स्केलर्स क्या है, ज़ीरो फ्रॉम 1 to n। सारे स्केलर्स की वैल्यू ज़ीरो है बी के बेसिस होने की वजह से। अगर सारे स्केलर्स ज़ीरो हैं तो जो अभी हमने रिलेशन यूज़ किया है ये वाला रिलेशन, इसमें भी तो फिर सारे स्केलर्स ज़ीरो हैं। अगर बी बेसिस थी तो उनमें ये वाली बी, अगर ये बी हमने कह दिया था कि ये एन की बेसिस है, इसका मतलब है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट था। जब हमने इसका कम्बिनेशन बनाया स्केलर्स के साथ तो वहाँ पे सारे स्केलर्स ज़ीरो थे। अगर सारे स्केलर्स ज़ीरो हैं तो इट्स मीन इस वाले रिलेशन में भी फिर ये ए आई सारे स्केलर्स ज़ीरो हैं। और अगर सारे स्केलर्स ज़ीरो हैं तो इट्स मीन जो हमने बी स्टेरिक का सेट लिया वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि बी स्टेरिक का सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ये तो हमने उसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। सेकंड वाली अब हमने क्या प्रूव करनी है कि जो बी स्टेरिक के एलिमेंट्स हैं वो एम के एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं। हमने लेट कर लिया y एक m का एलिमेंट है। हम ये काम क्यों करने लगे हैं? अभी हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी थी ना कि हमने दो बातें प्रूव करनी है। पहले हमने बी स्टेरिक को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। सेकेंडली हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सेट लिया है इसका स्केलर्स के साथ कम्बिनेशन बनाएंगे तो वो m को स्पैन करेगा। m को स्पैन करने का मतलब है m के एलिमेंट्स को जनरेट करेगा। अब हम ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करने लगे हैं। तो जब m के एलिमेंट्स को जनरेट करना है तो फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने m का एक एलिमेंट ले लिया।
लेट y बिलोंग्स टू m, ये हमने m का कोई एलिमेंट लिया है। सिंस t इज़ बाइजेक्टिव, सो अगर t के बाइजेक्टिव होने की वजह से फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n। हमने ये बाइजेक्टिव के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात बहुत अच्छे से समझाई है कि ये चीज़ कैसे होती है। t फ्रॉम n टू m है ना, ये बात मैं दोबारा बता देती हूँ उसके बाइजेक्टिव होने की वजह से ये किस तरह कह रहा है। ये देखिए यहाँ पे t फ्रॉम n टू m है, तो अगर ये बाइजेक्टिव है यानी कि बाइजेक्टिव होने की वजह से इसकी m पूरी कोडोमेन यूज़ हो रही है। जब पूरी इसकी कोडोमेन यूज़ हो रही है तो वहाँ हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज n में मौजूद है, यानी कि n का हर एलिमेंट किसी m के एलिमेंट पे मैप कर रहा है ना, तो m के हर एलिमेंट के लिए n में एक प्री इमेज मौजूद है। तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है कि अगर t बाइजेक्टिव है तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, यानी कि m के हर एलिमेंट के लिए उसका एक प्री इमेज n में मौजूद है। इस तरह के उनके दरमियान क्या रिलेशन है, t ऑफ x इज़ इक्वल टू y, यानी कि n के एलिमेंट पे जब हम t ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो आंसर किस में चला जाता है, m में y। ये वाली बात हमने जो गिवन था उसमें से सिर्फ ये इतनी चीज़ लिख ली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर b बेसिस है n की, देयर आर स्केलर्स, अगर b जैसे जो बात हमने ऊपर की है कि अगर b बेसिस थी तो वहाँ पे स्केलर्स थे, यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि अगर b बेसिस है n की तो वहाँ पे कुछ स्केलर्स हैं। किस तरह के स्केलर्स हैं, जो कि अगर ये n की बेसिस हैं तो फिर इसका मतलब है ये स्केलर्स जो हैं n को जनरेट कर रहे हैं। n को जनरेट करने का मतलब है n के एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि ये m के एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं, तो b जो बेसिस थी n की वो n के एलिमेंट्स को जनरेट कर रही हैं। सो हमने ऊपर जो एलिमेंट लिखा है t ऑफ x इज इक्वल टू वाई लिया, हमने ये t ऑफ x इज इक्वल टू वाई लिया, उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं y इज इक्वल टू t ऑफ x। तो इस x में हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। अब सिंस हमारे पास t लीनियर है, लीनियर ऑपरेटर है, तो ये लीनियर ऑपरेटर स्केलर्स के साथ अंदर स्केलर्स को बाहर निकाल के यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमने यही वाली चीज़ स्टार्ट में कहा था प्रूव करनी है कि ये वाली जो बेसिस का सेट हमने लिया था उनका स्केलर्स के साथ लीनियर कम्बिनेशन है, और ये मिलके क्या करते हैं, m के एलिमेंट जनरेट कर देते हैं। अगर इस तरह ये यहाँ पे i की वैल्यू 1 हो तो ये y1 को जनरेट करेंगे, 2 हो तो ये y2 को जनरेट करेंगे। इट्स मीन ये वाला सेट जो है 1 से n तक m के पूरे एलिमेंट्स को y1 से yn तक जनरेट कर रहा है। इसका मतलब है 20 तारीख को क्या है, m को स्पैन कर रही है। अब 20 तारीख ने दोनों बातें प्रूव कर दी हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और वो m को स्पैन भी कर रही है। इसका मतलब है 20 तारीख जो है वो m की डायमेंशन है, m की बेसिस हैं, और अगर वो m की बेसिस हैं तो उनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, n, तो उसकी 20 तारीख की डायमेंशन कितनी होगी, n, यानी कि डायमेंशन ऑफ m भी n है और डायमेंशन ऑफ n भी n है। दोनों की डायमेंशन कितनी है, n। तो यही वाली चीज़ हमने प्रूव करनी थी।